हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया बेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस, के रिसोर्सेस आखिर क्या होते हैं, जिसमें हमने समझा कि रिसोर्सेस आर एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में हमें मिलती है और जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिसोर्सेज बोलते हैं। और उसके बाद हमने समझा बेटा कि रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री गिफ्ट हैं नेचर के बेटा हमारे पास, जैसे कि एयर, वाटर। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं बेटा जो बिना किसी टेक्नोलॉजी के हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए रिसोर्सेस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिएबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने समझा था कि किस तरीके से नेचर का, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है ह्यूमन बीइंग के जरिए। ये हमने समझा था इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने समझा था बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने समझा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने समझा था बेटा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसमें हमने नॉटिकल माइल्स को भी समझा था बेटा। और लास्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने समझा था बेटा किस किस को, पोटेंशियल रिसोर्सेज को, डेवलप्ड रिसोर्सेज को, स्टॉक को, और स्टॉक का जो सबसेट है रिजर्व्स को समझा था। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट था। लेक्चर नंबर 2 में हमने समझा बेटा कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज देर इज एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स निकल के आती है बेटा, रिसोर्सेज का डेप्लेशन हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, और साथ के साथ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। और इस वजह से ग्लोबल लेवल पे क्या कदम उठाए गए बेटा, वो हमने समझा था, जिसमें हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी बेटा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज होती है। उसके बाद हमने रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट के बारे में बात करी थी, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी बेटा, जो कि जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हेल्ड हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। उसके तहत एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 में बात की गई थी बेटा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, पॉवर्टी को, डिजीज को खत्म किया जा सकता है, म्यूचुअल कॉपरेशन के तहत, रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांटते हुए, और साथ के साथ हर एक गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पे एजेंडा बना सकती है। उसके बाद हमने टॉपिक समझा था बेटा रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज देयर इज एन अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि किसी स्टेट में कुछ रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं और किसी स्टेट में कोई रिसोर्सेज बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो जब तक नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक कि इन रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाए। और इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है बेटा। और रिसोर्स प्लानिंग हमने जो करी थी वो 3 स्टेप्स में हमने समझी थी बेटा, कि सबसे पहले हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे किस क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है। दूसरा हमें करना है स्टेप बेटा, प्लानिंग करनी है कि उस रिसोर्स को हम किस टेक्नोलॉजी के साथ, किस स्किल्स के साथ उसे बाहर निकाल सकते हैं। और तीसरा हम उसे कैसे नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 हमने रिसोर्स प्लानिंग के अंदर समझा था बेटा। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि हर एक कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक की वजह से आगे ही होगी, और हर एक कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज कम है, तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिकली पीछे ही होगी। इसमें हमने एग्जांपल समझा था इंडिया का बेटा, कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हम पिछड़े हुए थे। और ब्रिटेन के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है बेटा, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो डेवलप्ड हो गए, और इसी वजह से इंडिया को भी उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उसके बाद हमने टॉपिक समझा था बेटा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, जिसमें हमने महात्मा गांधी का स्टेटमेंट समझा था, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यहाँ पे इतने रिसोर्सेज पाए जाते हैं कि हर एक आदमी की आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर लालच पूरा नहीं हो सकता है। और महात्मा गांधी जी जो है मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, वो फेवर में थे प्रोडक्शन बाय द मासेस। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम एक एग्जाम्पल समझेंगे बेटा। छोटा सा ही टॉपिक है, इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे बेटा लैंड रिसोर्सेस के नाम से, जो कि हमारा क्या है बेटा, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, लैंड रिसोर्सेस।
क्लियर बेटा। आज हम ये टॉपिक समझने वाले हैं लैंड रिसोर्सेस। एग्जाम्पल एक तरीके से रिसोर्सेस का हम दो तरीके के एग्जाम्पल समझेंगे, एक हम लैंड रिसोर्सेस को समझेंगे बेटा और एक हम सॉइल रिसोर्सेस को समझेंगे। आज के लेक्चर में हम लैंड रिसोर्सेस की बात करेंगे और फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम सॉइल रिसोर्सेस की बात करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर बच्चों। तो लैंड रिसोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। लैंड रिसोर्सेस कैसा रिसोर्स है बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये नेचुरल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है बेटा, नेचुरल रिसोर्स है। ये हमें नेचर ने फ्री में गिफ्ट किया है। जिसपे मैं खड़ा होकर आपकी क्लास ले रहा हूँ ये भी एक लैंड ही है बेटा, ये नेचर ने हमें फ्री में गिफ्ट किया है। इसलिए लैंड रिसोर्सेस कैसे हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्स है। याद रह जाएगी बेटा, पहली बात आपको याद रखना है कि लैंड रिसोर्सेस कैसा रिसोर्स है बेटा, नेचुरल रिसोर्स है। दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो इस लैंड रिसोर्सेस को एक क्रूशियल रिसोर्स बनाता है वो ये है बेटा कि ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। कैसा है बेटा, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। सर क्या होता है फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देखिए इनफाइनाइट वो होता है जो कभी खत्म नहीं होगा और फाइनाइट मैग्नीट्यूड वो होता है बेटा जो लिमिटेड होता है। जो लैंड रिसोर्स हमारे पास है बेटा वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है ना बेटा कि हमारी जमीन बढ़ती जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हमारी जमीन बढ़ती जा रही है। लैंड रिसोर्स क्या होता है बेटा, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का होता है, यानी कि एक चीज है फाइनाइट है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो फिक्स है। तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का नेचुरल लैंड रिसोर्स हमारे पास होता है। और जितने भी आपकी फॉरेस्ट है बेटा, जितने भी वाइल्ड लाइफ है बेटा आपके, और जितने भी आपके नेचुरल वेजिटेशन है, ये सभी इसी में आ जाते हैं बेटा। ये सारे के सारे किसके ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं बेटा, लैंड रिसोर्स के ऊपर ही क्या कर पा रहे हैं बेटा, सर्वाइव कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि लैंड रिसोर्स बेटा एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, जिसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है यानी कि लिमिटेड है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, और इसे बचाना एक बहुत ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे आपका नेचुरल वेजिटेशन हो, वो सारा का सारा किसके ऊपर स्टेबल है बेटा, नेचर सॉरी लैंड के ऊपर ही स्टेबल है। तो लैंड का अपने आप में एक लैंड ऐसा रिसोर्स है बेटा जो क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बेटा, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हमें यह समझना है कि जो लैंड है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लैंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो हमें समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया, ये हमें अब समझना है कि इंडिया में किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो इंडिया में बेटा अगर आप समझोगे, अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, मान के चलते हैं, थोड़ा सा सही नहीं बना है, एक बार हम इसको कोशिश करते हैं सही बनाने की। ठीक है, चलिए अगर हम क्या समझे बेटा कि ये हमारा क्या है बेटा, अर्थ है। ठीक है, हम ये बात करते हैं कि बेटा ये हमारा अर्थ है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, अगर लैंड रिसोर्सेस हम समझे तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे बेटा, अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें, प्लेन समझते हो ना बेटा, प्लेन एरियाज जो होते हैं जो समतल जगह होती है जहाँ की सॉइल फर्टाइल बहुत ज्यादा होती है, प्लेन एरिया जहाँ पे नदियां पानी लाके क्या कर देती है बेटा, नदियां क्या करती है बेटा, मिट्टी लाके डिपॉजिट कर देती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एरियाज बोलते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए लैंड का बेटा, तो प्लेन एरियाज कितना कवर करते हैं, 100% में से 43% करते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लैंड कितनी है बेटा हमारे पास इंडिया में, 100% हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो 100% में से हमारे पास प्लेन एरियाज कितने हैं बेटा कंट्री के अंदर, 43% क्या है बेटा, प्लेन एरियाज है। और प्लेन एरियाज की सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, प्लेन एरिया से खास बात क्या होती है बेटा, खास बात ये होती है कि प्लेन एरियाज के अंदर बेटा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि समतल एरिया पे क्या होता है बेटा, कल्टीवेशन इजी होता है, पॉसिबल होता है आराम से। और प्लेन एरिया से बेटा आपको मिट्टी भी बहुत ज्यादा फर्टाइल देखने को मिलेगी, जो कि हमारे गैंजेटिक प्लेन्स है या जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ज्यादा पाई जाती है, तो वो जो एरिया है बेटा आपको फर्टाइल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और प्लेन एरियाज में ही बेटा आपको इंडस्ट्री का स्कोप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्री जो सेटअप करी जाती है वो प्लेन एरियाज में करी जाती है बेटा। हिली एरियाज में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए प्लेन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। ये प्लेन एरिया की क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। क्लियर बेटा। माउंटेन्स पे अब हम आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो पहाड़ भी है काफी सारे, माउंटेन्स भी है। और माउंटेन्स कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं बेटा, 100% में से 30% एरिया कवर करते हैं। कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं बेटा, 30% एरिया कवर करते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की जमीन को 100% एज्यूम करें तो उसमें से 30% एरिया पे क्या देखने को मिलेंगे बेटा, आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे। और माउंटेन्स की क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, माउंटेन्स की सिग्निफिकेंस है बेटा कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा प्रमोट होता है। टूरिज्म
टूरिज्म क्यों है बेटा? क्योंकि आपको पता है बेटा, जब भी गर्मी आती है, कुछ भी आती है, पहाड़ों पे जाना सबको पसंद होता है। मुझे भी खुद को पहाड़ों पे घूमना बहुत पसंद है बेटा। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से एक ब्रेक मिले ताकि मैं पहाड़ों पे घूमना जाऊँ बेटा। तो टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है बेटा कौन? माउंटेन्स। और काफी सारी जो आपके फ्रेश रिवर्स हैं वो सारी कहाँ से निकलती है बेटा? वो सारी आपके कहाँ से निकलती है बेटा? वो सारी आपके कहाँ से निकलती है? माउंटेन से निकलती है। तो माउंटेन्स की सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? माउंटेन्स की सिग्निफिकेंस ये है कि टूरिज्म को प्रमोट करता है माउंटेन एरियाज, और साथ के साथ काफी सारी नदियां भी जो है वो कहाँ से निकलती है बेटा? माउंटेन से ही निकलती है। तो 100% में से 43% तो प्लेन एरिया से, 30% कौन सा है बेटा? हमारा माउंटेन से। तो 43 को 30 में जोड़े तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 73% हो जाएगा ना। 4 3 और 7 7 73% हो जाएगा। तो अब कितना लेफ्ट बचता है बेटा? 27% लेफ्ट बच रहा है। तो सर ये 27% में क्या है? 27% लैंड एरिया पे बेटा हमारा क्या है बेटा? प्लेट्यूज है। क्या है बेटा? प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज क्या होते हैं बेटा? प्लेट्यूज होते हैं हमारे पठार, है ना, जहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं बेटा, है ना। इतिहास में कभी आज से हजारों लाखों सालों पहले जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होंगे या होते रहे होंगे बेटा, तो उससे पठार का फॉर्मेशन होता है। जब लावा बाहर आता है तो वो जब ठंडा हो जाता है तो विग्नेस रॉक में बदल जाता है। उसके अंदर काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। और प्लेट्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? प्लेट्यूज की सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि इसके अंदर हमें काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं और फॉसिल फ्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी ज्यादातर मिनरल्स जो होते हैं बेटा, जितने ज्यादातर जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं बेटा? प्लेट्यूज में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं बेटा? पठारों में देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया के 100% में से कितना परसेंट एरिया कवर कर रहे हैं बेटा? 27% एरिया कवर कर रहे हैं। तो ये था बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया, के इंडिया की जो लैंड है वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है बेटा। फर्स्ट वन इज प्लेन एरियाज, जो कि 43% कवर करता है। इसकी सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेकंड है बेटा हमारा माउंटेनियस एरिया, जो 30% एरिया को कवर करता है, जिसकी सिग्निफिकेंस है टूरिज्म एंड रिवर्स। और थर्ड है जो हमारा प्लेट्यूज कवर करते हैं, जो कितना कवर करते हैं बेटा? 27%। और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया यहां तक बेटा? चलिए, ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया। अब लैंड का नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? लैंड यूटिलाइजेशन। कि हम लैंड को यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं? हम लैंड को यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं? लैंड यूटिलाइजेशन इज आर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर बच्चों? समझ में आ रही चीजें बेटा? एक बार समझना चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले बेटा, चलिए। लैंड यूटिलाइजेशन, देखिए भाई, लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए बेटा, लैंड का यूटिलाइजेशन सिर्फ 3 तरीके से किया जा सकता है। एक, या तो उस पर जंगल होंगे जो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट। दूसरा, या तो उस पर कल्टीवेशन किया जा रहा होगा, या फिर तीसरा, उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा होगा। इस 3 के अलावा मुझे कोई और चौथा लैंड का यूटिलाइजेशन नजर नहीं आता है। या तो उस पर जंगल होंगे यानी कि फॉरेस्ट होंगे जो कि नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है, या फिर उस पर कल्टीवेशन किया जा रहा होगा, दूसरे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और तीसरा क्या पार्ट हो सकता है बेटा यूटिलाइजेशन लैंड का? या तो फिर उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो या तो लैंड पे कल्टीवेशन किया जा रहा होगा या नहीं किया जा रहा होगा, या उस पर जंगल होंगे। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें और हमारे लिए बेहतर हो सकती है। चलिए बेटा, समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मैंने क्या बताया बेटा? या तो लैंड का एक हिस्सा ऐसा होगा जिसपे क्या होंगे बेटा? जंगल होंगे। अब इनको तो छेड़ना नहीं है भाई, इनको हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इनको काट सकते हैं। उनको काट के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हम लैंड का यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो लैंड का यूटिलाइजेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो उस पर जंगल होंगे, या फिर उस पर खेती बाड़ी करी जा रही होगी, या फिर उस पर खेती बाड़ी नहीं करी जा रही होगी। क्लियर है क्या बेटा बात? चलिए, तो पहली चीज क्या है बेटा? लैंड का यूटिलाइजेशन पहला हम किस तरीके से कर सकते हैं? या तो उस पर क्या होंगे बेटा? जंगल होंगे, फॉरेस्ट होगा। क्लियर बेटा? दूसरी चीज और क्या हो सकती है? दूसरी चीज हम ये समझ सकते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्या है बेटा? दूसरी क्या जमीन हो सकती है बेटा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्या है इसका मतलब? कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है।
सर वो कौन सी जमीन होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है? तो वो दो तरीके की जमीन होती है। कौन कौन सी बेटा? पहली, या तो वो बैरन लैंड है, यानी कि बंजर जमीन है। बंजर जमीन कौन सी होती है सर? बंजर जमीन वो होती है बेटा जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खराब हो चुकी है, इस जमीन के ऊपर चाहकर भी किसी चीज का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। जो बंजर जमीन होती है जिसकी फर्टिलिटी एकदम घटिया हो चुकी है, वो बैरन लैंड कहलाती है। लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसपे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। और दूसरी जमीन कौन सी है? वो जमीन जिसे नॉन एग्रीकल्चर यूज में लिया जाता है। वो जमीन जिसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज में लिया जाता है। सर ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का क्या मतलब है? ऐसी जमीन बेटा जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में ली जाती है, मतलब उस पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, उस पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का ट्रैक बनाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, यानी कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो भी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का पार्ट होता है। क्लियर बेटा? जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। कौन से है बेटा? दो, या तो वो बैरन लैंड है यानी कि उस पर कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, या फिर वो जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में ली जा रही है, मतलब जिस पे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। तो उस पे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या किया जा रहा है? उस पे किया जा रही है बेटा, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये वो लैंड होती है बेटा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर बेटा? मतलब इस पे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। और क्या चीज है? तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। अब ये क्या चीज आ गई है सर? ये तो समझ से बाहर है हमारे। ये अदर अनकल्टीवेटेड लैंड क्या चीज है? एक ऐसी जमीन जिसको अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया है, इसको इंटेंशनली छोड़ा जाता है बेटा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बेटा? पहले इन दो को समझो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? नोट करो बेटा इनको। चलिए बेटा समझते हैं अब इसे। क्या पढ़ा बेटा? बेटा हमने कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है? तीन तरीके से किया जा सकता है। या तो उस पर जंगल है, या कल्टीवेशन हो रहा है, या कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो एक जमीन तो हमने पढ़ ली जिसपे जंगल है, दूसरी हम वो जमीन पढ़ रहे हैं जिसपे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो एक हमने क्या पढ़ी? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। या तो वो बंजर जमीन है, या फिर उसे नॉन एग्रीकल्चर यूज में रखा जा रहा है, जैसे कि उस पर रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो फिर सर ये अदर अनकल्टीवेटेड लैंड कौन सी है? ये अदर अनकल्टीवेटेड लैंड हमें समझना पड़ेगा कि ये अदर अनकल्टीवेटेड लैंड कौन सी है। तो अदर अनकल्टीवेटेड लैंड मतलब जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो अनकल्टीवेटेड है, जिसपे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। ये कौन सी लैंड है बेटा? ग्रेजिंग लैंड है। ये कौन सी लैंड है बेटा? ग्रेजिंग लैंड है। एक कौन सी लैंड हो सकती है बेटा? ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब जो जानवरों के चारे के लिए जो लैंड रखी जाती है ना बेटा, उसे ग्रेजिंग लैंड कहा जाता है। इस पे भी कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये अनकल्टीवेटेड लैंड है, क्योंकि इस पे जानवरों के चारे के लिए क्या किया जा रहा है बेटा? क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। क्लियर बेटा? दूसरी और कौन सी जमीन हो सकती है बेटा? मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स। कौन सी हो सकती है बेटा? मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स। आपने देखा होगा बेटा आपकी कॉलोनी के आसपास या जमीन के आसपास ऐसी जगह देखी होगी बेटा जिसमें बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के छोटी छोटी झाड़ियां उग के आ जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मिससेलेनियस ट्री क्रॉप। और याद रखना बेटा इस मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स को हम नेट सोन एरिया यानी कि कल्टीवेटेड लैंड में शामिल नहीं करते हैं। कल्टीवेटेड लैंड में हम इसलिए शामिल नहीं करते हैं बेटा इसको, क्योंकि ये जो हिस्सा है बेटा ये ह्यूमन बीइंग कल्टीवेट नहीं कर रहा है, ये अपने आप ग्रो हो रही है। आपने देखा होगा बेटा जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के झाड़ियां उग के आ जाती है, शहर के बीचों बीच में आपने देखा होगा बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मिससेलेनियस लैंड बोलते हैं। अदर अनकल्टीवेटेड लैंड में क्यों आ रही है बेटा ये, और इसको नेट सोन एरिया में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा है बेटा क्योंकि इस पे कल्टीवेशन ह्यूमन बीइंग के जरिए नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप ग्रो हो रही है, इसलिए इसे हम अदर अनकल्टीवेटेड लैंड में शामिल करते हैं। और एक तीसरी इसमें लैंड आती है बेटा, वो कौन सी आती है? कल्चरेबल वेस्टलैंड। कौन सी आती है बेटा? कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब ऐसा है बेटा वो जमीन जिसे 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया है, यानी कि उस पर खेती बाड़ी नहीं की गई है। लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर मोर देन 5 years। क्या समझे बेटा? ये सारी जमीन भी वो है बेटा जिसपे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा? या तो वो ग्रेजिंग लैंड है,
जिसपे जानवरों के लिए चारा है, मिससेलेनियस ट्री क्रॉप से यानी कि बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के उस पर खेती बाड़ी वो झाड़ियां उगाई है, और एक कल्चरेबल वेस्टलैंड। देखो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, मैं यूं नहीं बोल रहा बेटा फर्टाइल लैंड नहीं है, ये फर्टाइल लैंड है, इस पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, लेकिन इसे अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। तो ऐसी जमीन जिसे 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाती है। सर क्यों छोड़ा गया है भाई, हो सकता है इसका जो मालिक है वो इस पे भविष्य में कुछ और बनाना चाहता हो, वो चाहता है उस पर कोठी बनाए, वो चाहता है इस पर बंगला बनाए, वो चाहता है इसके ऊपर स्विमिंग पूल बनाए, वो चाहता है उसके ऊपर फार्म हाउस बनाए, इसलिए एक जमीन का ऐसा हिस्सा जिसे 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, समझो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए और कौन सी अनकल्टीवेटेड लैंड होती है बेटा, एक होती है फैलो लैंड। कौन सी लैंड बेटा, फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है बेटा, जो अभी के लिए खाली छोड़ी गई है। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है बेटा, जो अभी के लिए खाली छोड़ी गई है। और फैलो लैंड में भी दो लैंड आती है बेटा, एक आती है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब क्या होता है बेटा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। और इसके अंदर एक और आती है बेटा, अदर देन करंट फैलो। इसमें क्या आएगा, लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स। क्या समझे बेटा हम, फैलो लैंड क्या होती है, फैलो लैंड को भी हम दो पार्ट्स में समझते हैं, एक होती है बेटा करंट फैलो और एक होती है बेटा अदर देन करंट फैलो। समझे या नहीं समझे बेटा, करंट फैलो क्या होती है बेटा, जमीन का वो हिस्सा जिसे 1 साल या 1 साल से कम पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है। और करंट फैलो क्या होती है, सॉरी अदर देन करंट फैलो क्या होती है बेटा, जमीन का वो हिस्सा जिसे 1 से 5 साल के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है। अब इसमें सबके पीछे अपने अपने रीजन हो सकते हैं, इसमें सिर्फ साल में एक ही बार कल्टीवेशन किया जा रहा है और इसमें 5 साल के बीच में एक ही बार कल्टीवेशन किया जा रहा है। और जब जब इसके अंदर कल्टीवेशन किया जाएगा बेटा तो ये किसका पार्ट हो जाएगी बेटा, नेट सोन एरिया का पार्ट हो जाएगी, यानी कि जमीन ऐसी जिसमें कल्टीवेशन किया जा रहा है। क्लियर बेटा, तो जमीन का वो हिस्सा जिसपे 5 साल, जमीन का वो हिस्सा जिसे 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। जमीन का वो हिस्सा जिसे 1 साल या 1 साल से कम के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है, करंट फैलो। जमीन का वो हिस्सा जिसे 1 साल से 5 साल के पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है, अदर देन करंट फैलो। ये अभी हमने दो तरीके की जमीनों के बारे में पढ़ा बेटा, एक फॉरेस्ट और एक अनकल्टीवेटेड लैंड। अब हमें एक तीसरी तरीके की लैंड और पढ़ना है बेटा, जिसे हम बोलते हैं कल्टीवेटेड लैंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, नेट सोन एरिया के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं बेटा, नेट सोन एरिया के नाम से जानते हैं। ये जमीन का वो हिस्सा है बेटा जिसपे कल्टीवेशन किया जाता है, जिसपे क्या किया जाता है बेटा, कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, नेट सोन एरिया क्या होता है बेटा, समझते हैं। नेट सोन एरिया, एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें साल में एक बार कल्टीवेशन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट सोन एरिया कहते हैं। और यहीं पर ही बेटा आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये क्या होता है बेटा। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है बेटा, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर। क्या बताया बेटा, नेट सोन एरिया क्या होता है बेटा, जमीन का वो हिस्सा जिसपे कल्टीवेशन किया जा रहा है, मतलब एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। जमीन का वो हिस्सा जिसमें साल में कम से कम एक बार कल्टीवेशन किया जाता है उसे नेट सोन एरिया कहा जाता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है बेटा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के हम नेट सोन एरिया को जोड़ते हैं प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन ईयर। अब इसमें नेट सोन एरिया क्यों जोड़ा गया है बेटा, देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन ईयर, मतलब जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें साल में एक से ज्यादा बार कल्टीवेशन किया गया है, मतलब एक बार तो किया गया है, इसलिए इसके अंदर एनएसए को शामिल
किया गया है बेटा। ये था बेटा आपका लैंड यूटिलाइजेशन, किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बेटा। या तो उस पर फॉरेस्ट होंगे, या तो उस पर कल्टीवेशन किया जा रहा होगा, या फिर उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा होगा। अब हम देखेंगे बेटा कि इंडिया में लैंड का यूज किस तरीके से किया जाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से लैंड का यूज किया जाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, देखिए बेटा जब भी आप लैंड का यूज करोगे तो वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स बेटा, या तो फिजिकल फैक्टर्स होंगे या फिर ह्यूमन फैक्टर्स होंगे। लैंड का यूज किस तरीके से करोगे बेटा, लैंड का यूज करने के लिए पहले आपको फिजिकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे या ह्यूमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि आपको टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी कि लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, माउंटेन्स में है, प्लेट्यूज में है, प्लेन्स में है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ये फिजिकल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे लैंड का यूज करने से पहले। और ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी बेटा, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखनी पड़ेगी बेटा कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से वहां पे लैंड का यूज किया जाएगा। सर ये क्या चीज होती है फिजिकल फैक्टर्स, मतलब ये देखना पड़ेगा बेटा कि आप लैंड का यूज क्या करना चाहते हैं। अगर आप लैंड का यूज खेती बाड़ी के लिए करना चाहते हैं तो प्लेन एरियाज पे आप जाइए। अब आप दिल्ली के एरिया में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे आप इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी बेटा आपको। तो लैंड का यूज करने से पहले आपको दो फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज बेटा ह्यूमन फैक्टर्स। अब इंडिया में किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो हम देखते हैं बेटा। देखिए बेटा अगर हम मान के चलें कि इंडिया में कितनी परसेंट लैंड है बेटा, 100% लैंड है। अब इंडिया का सरफेस एरिया कितना है बेटा, आपको पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पता है ना बेटा, पता है बेटा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया का अगर सरफेस एरिया या इंडिया की जो लैंड है वो 100% है, तो इस 100% लैंड में से बेटा सिर्फ हम 93% ही लैंड यूज कर पा रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें बेटा तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि अगर इंडिया के अंदर 100% लैंड अवेलेबल है तो उसमें से सिर्फ हम 93% ही लेस लैंड यूज कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, वाई हम 93% ही यूज कर पा रहे हैं, 7% हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं बेटा, क्योंकि जो 7% वाला जो लैंड पार्ट है ना बेटा ये डिस्प्यूटेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये डिस्प्यूटेड पार्ट है। डिस्प्यूटेड पार्ट कैसे, मतलब जैसे पीओके वाला हिस्सा बेटा, है ना, डिस्प्यूटेड पार्ट कैसे बेटा, पीओके वाला हिस्सा, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो वाली जो जमीन है बेटा, ना ही वो इंडिया के पास है ना ही वो पाकिस्तान के पास है, मतलब हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते, ना ही पाकिस्तान उसे यूटिलाइज कर पाता है, वो पीओके वाला पार्ट है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है जहाँ पे हम बाउंड्री शेयर करते हैं किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ, वो वाला हिस्सा भी इसमें आ जाता है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें बेटा तो जो 93% हमारे पास लैंड है बेटा, वो सॉरी 100% जो हमारे पास लैंड है बेटा उसमें से सिर्फ हम 93% लैंड को ही यूज कर पाते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि 7% जो हिस्सा है वो डिस्प्यूटेड पार्ट है। फॉर एग्जांपल पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है सिर्फ हम वो ही इस्तेमाल कर पाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या बेटा, पढ़ते चलो बेटा इसको। ठीक है बेटा, और एक बात ध्यान रखना बेटा, नेट सोन एरिया हमेशा स्टेट टू स्टेट वेराई करता है बेटा। कल्टीवेटेड जो एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेराई करेगा। अगर हम पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन आप ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको कल्टीवेटेड लैंड कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भी वैसी नहीं है और वहाँ पे जमीन भी वैसी नहीं है। तो नेट सोन एरिया जो है वो कल्टीवेटेड पार्ट जो है बेटा वो क्या होता है, स्टेट टू स्टेट क्या होता रहता है बेटा, वेराई करता रहता है। क्लियर बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमारा लैंड यूज पैटर्न है इंडिया का, इसमें से हम 100% में सिर्फ 93% को इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड पार्ट है। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और समझने लायक है बेटा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत, ये समझना आपको बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी बेटा, 1952 में बनाई गई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में यह बोला गया बेटा कि किसी भी कंट्री का लैंड पार्ट में अगर 33% एरिया पे फॉरेस्ट होंगे, कितने होंगे बेटा, अगर 33% एरिया पे क्या होंगे बेटा, फॉरेस्ट होंगे, तो उस कंट्री का क्या बना रहेगा बेटा, इकोलॉजिकल बैलेंस
बना रहेगा। समझ में आई या नहीं आई बेटा बात? क्या बात हो रही है बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया कंट्री ने जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई बेटा 1942 में, तो उसमें प्रोविजन किया गया कि इंडिया कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट की वो एरिया है वो कितना परसेंट होना चाहिए बेटा? 33% रहना चाहिए। सवाल ऐसा कि क्यों 33% एरिया पे फॉरेस्ट क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। समझ में आई या नहीं है बात बेटा? आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा मैं, अगर 33% एरिया पे अगर क्या होगा बेटा? फॉरेस्ट होगा, तो उससे क्या होगा? कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। साथ के साथ क्या होगा बेटा? हम अपने ट्राइबल्स को भी प्रिजर्व कर पाएंगे बेटा। जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो जनजातियां होती है बेटा, वो मोस्टली क्या होती है बेटा? जंगलों में रहना पसंद करती है, और जो जंगल की जो चीजें होती है, फॉरेस्ट की जो चीजें होती है, वही उनकी बेसिक नीड्स को या बेसिक नीड को सर्वाइव फुलफिल कर पाती है। तो अगर हम जंगलों को बचाएंगे बेटा, तो हम उन ट्राइबल्स को भी बचा पाएंगे ताकि उनका डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का या इंडिया कंट्री का अगर 33% फॉरेस्ट एरिया है, तो उससे कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा और ट्राइबल्स भी हम प्रिजर्व कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में 33% एरिया पे फॉरेस्ट नहीं है बेटा। 2014-15 का डाटा बताता है कि इंडिया के अंदर बेटा जो टोटल जमीन है उसमें फॉरेस्ट एरिया कितना है बेटा? ओनली 23%, यानी कि 10% कम है। जो हमारी डिजायर्ड नीड है जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, उससे हमारा 10% कम है। और ये बात एक चिंता वाली बात है, और जिसका इंपैक्ट आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहा है बेटा। गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश में बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है बेटा। पूरी तरीके से एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। टेम्परेचर इंडिया में देखो 49-50 तक जा चुका है बेटा। ये सारी की सारी चीजें किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये सारी की सारी चीजें इशारा कर रही है कि कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो रहा है बेटा? बिगड़ रहा है। तो इस इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करने के लिए हमें काफी ज्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे बेटा। काफी ज्यादा हमें जो नेचर को, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं बेटा, उन चीजों पे लगाम लगाना पड़ेगा। तब जाके हम इस डिजायर्ड डाटा पे क्या हो पाएंगे बेटा? पहुंच पाएंगे। वरना कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, और बहुत तेजी से बिगड़ेगा बेटा। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं बेटा करंट अफेयर्स में भी, तो जिस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, सी लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बेटा। सी लेवल बढ़ेगा, कोस्टल एरियाज में सबसे पहले बाढ़ आने की संभावना भी हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो एक चिंता वाली बात तो ये है ही सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर बेटा? चलिए आगे हम देखते हैं। ये लैंड के बारे में हमने समझा, अब हम लैंड को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लैंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लैंड क्यों खराब हो रही है बेटा, प्रॉब्लम्स क्या क्या है बेटा, लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है। पहला बेटा डिफोरेस्टेशन, सिंपल सी बात है, जंगल काटे जा रहे हैं बेटा, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन हो रहा जा रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जा रही है बेटा। माइनिंग खराब होती जा रही है ना सॉइल की फर्टिलिटी। माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है बेटा। माइनिंग एक्टिविटीज से भी क्या हो रहा है बेटा? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है बेटा। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है बेटा? लैंड की डिग्रेडेड होता है बेटा, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो फसल की जो टॉप लेयर होता है उसको भी अपने साथ कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे क्या होता है बेटा? फर्टिलिटी खराब होती है। ओवर इरिगेशन एक रीजन है बेटा। ज्यादा सिंचाई करने से भी क्या होता है बेटा? मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ जाती है बेटा, उससे भी क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हमें देखने को मिलता है। और यूज ऑफ केमिकल्स, कल्टीवेशन करते वक्त हम जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उससे भी क्या हो रहा है बेटा? उससे भी हमें देखने को मिलता है कि लैंड डिग्रेड हो रही है। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन क्या क्या है? प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, अब सॉल्यूशन भी बताओ। तो सॉल्यूशन ठीक इसके उल्टे हैं बेटा। डिफोरेस्टेशन, अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पेड़ उगाओ, एफोरेस्टेशन करो बेटा। माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है तो क्या माइनिंग एक्टिविटीज बंद कर देंगे? नहीं बेटा, माइनिंग एक्टिविटीज आप बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल स्टैब्लिश करो, है ना। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, कुछ नियम बनाए जाए ऐसे जिससे कि माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके, ताकि लैंड अपने आप को वापस से क्या कर पाए बेटा? रिट्रीट कर पाए। ठीक है बेटा। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, है ना, ओवर ग्रेजिंग पे भी कंट्रोल किया जाए बेटा, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी या लैंड की फर्टिलिटी क्या रहे बेटा? बनी रहे। कंट्रोल ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन पे भी क्या किया जाए बेटा? कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए बेटा, ताकि मिट्टी के अंदर खारापन ज्यादा ना बढ़े। और साथ के साथ लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल्स, और कल्टीवेशन करते वक्त लिमिटेड यूज किया जाए बेटा, किसका? केमिकल्स का लिमिटेड यूज किया जाए, ताकि लैंड जो है अपने आप को रिट्रीट कर पाए। तो ये थे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स, और ये है बेटा लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशंस, किस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। और यहाँ हमारा जो लैंड वाला टॉपिक है बेटा, लैंड रिसोर्सेस वाला जो टॉपिक है, वो यहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा? खत्म होता है। नेक्स्ट जो छोटा सा लेक्चर वो रहेगा बेटा, 30 से 40 से 50 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम सॉइल रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड एग्जांपल है हमारा रिसोर्सेस का, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जो एग्जांपल है वो सॉइल रिसोर्सेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या बात करी बेटा? लैंड के बारे में बात करी, जिसमें हमने समझा बेटा
कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का होता है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन भी इस पे सपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमने लैंड का देखा, 43% प्लेन्स है, माउंटेन्स 30% है और 27% प्लेट्यूज, उनके सिग्निफिकेंस को समझा। लैंड यूटिलाइजेशन हमने देखा बेटा कि फॉरेस्ट, अनकल्टिवेटेड लैंड और नेट सोन एरिया किस तरीके से हो सकता है, और हर एक स्टेट का नेट सोन एरिया अलग अलग डिफर होता है। लैंड यूज पैटर्न हमने समझा बेटा, जिसमें हमने फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स की बात करी। हमने ये देखा कि कितनी % लैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने एरिया में जंगल होने चाहिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने देखा बेटा कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण है और उसके पीछे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरीके से हम लैंड डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें थी बेटा लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बेटा जो है, हम नेक्स्ट जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे बेटा सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। सॉइल रिसोर्सेज जो कि हमारे एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे कि सॉइल क्या चीज होती है बेटा, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और टाइप्स की सॉइल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस स्टेट में कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्लैक सॉइल के क्या है, लेटराइट के क्या है, एरिड के क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले के 2 लेक्चर देखने हैं, फिर ये लेक्चर समझना है, आराम से अपनी पढ़ाई करनी है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।